हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की इस प्रैक्टिस सीरीज में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रैक्टिस सेट के 16 प्रैक्टिस सीरीज में आज हम अपने अंतिम सेट 16 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं। इसी के साथ 800 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आज समाप्त हो रही है। अगली बार हम लोग आपके लिए दूसरी सेट श्रृंखला लेके आएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की? तो यह योजना जो शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी है उन्हें विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए, साथ ही साथ प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है अनुप्रति कोचिंग योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई है। वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में मांटेक अहलुवालिया, जो कि योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कुछ समय पहले गीता गोपीनाथ जी को भी इस उच्च स्तरीय समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो वर्तमान में 2 सदस्य हो गए हैं आईएमएफ के सलाहकार समिति में भारत के, गीता गोपीनाथ एवं मांटेक अहलुवालिया। आईएमएफ के बारे में दोस्तों बता दूं आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व में शीर्ष 200 में 177वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत में प्रथम स्थान पर रहा? तो आप देख सकते हैं कि क्यूएस द्वारा एक संस्था है जिसके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई, जिसमें विश्व के 200 संस्थानों में से भारत का जो शीर्ष स्थान रहा वह था 177वां। तो काफ़ी नीचे है, 200 में से 177वें स्थान पर है। और इस 200 संस्थानों में केवल भारत के 3 जो संस्थान हैं उनको शामिल किया गया। इसमें पहले स्थान पर रहा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो कि 177वां स्थान पर रहा, आईआईटी दिल्ली जो 185वें स्थान पर था, और आईआईएससी जो बेंगलुरु है वह 186वें स्थान पर रहा। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 3 आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे, ये 3 स्थान जो संस्थान है, विश्वविद्यालय है, उनको 200 संस्थानों में स्थान मिला। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। स्मार्ट मिशन योजना जो शुरू की गई थी 2015 में दोस्तों शुरू की गई थी, जिसके तहत देश में 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की योजना थी। इसके तहत इंदौर जो है लगातार 5 वर्षों से प्रथम स्थान पर बनाए हुए है। इस वर्ष इंदौर के साथ सूरत भी प्रथम स्थान पर रहा। वहीं राज्यों की श्रेणी में बात करें तो राज्यों की श्रेणी में जो है उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो किस पदक विजेता को नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका संबंध भारोत्तोलन से है, उन्हें ही दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता रही है और इन्होंने भारोत्तोलन में भारत को पदक दिलवाया था। टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बन गए हैं? यदि पुरुषों की श्रेणी में बात करें तो पहले भारतीय जो तैराक बने उनका नाम है साजन प्रकाश। वही महिलाओं की श्रेणी में बात करें तो माना पटेल पहली महिला थी जो भारत की थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था तैराकी में। तो महिला में अगर नाम पूछा जाए कि पहली महिला कौन है तो माना पटेल। यदि बात करें भारत के पहले पुरुष में तो वो कौन है? साजन प्रकाश। यदि ओवरऑल बात करें कि भारत का पहला, तो उनका नाम है साजन प्रकाश। किसमें? तो टोक्यो ओलंपिक खेल में क्वालिफाई किया है। तो टोक्यो ओलंपिक इस बार 32वां संस्करण था ओलंपिक का, जो कि आयोजित किया गया था जापान में, टोक्यो में। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित होने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? हाल ही में जो है बीसीसीआई ने घोषणा की कि भारत में बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए, खतरों को देखते हुए, जो T20 विश्व कप है
वह अब भारत में नहीं बल्कि अक्टूबर-नवंबर के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। यूएई और ओमान, साथ ही साथ ओमान में भी आयोजित किया जाएगा। पहला मैच जो है ओमान में खेला जाएगा, सेमीफाइनल वगैरह जो मैच है वो संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। तो इन दो देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन में ओमान नहीं था दोस्तों, इसलिए इसका आंसर सी हो रहा था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान दोनों में, और ऑप्शन में दोनों रहे, तो आपको दोनों पे टिक करना है, क्योंकि यह संयुक्त अरब अमीरात और ओमान दोनों में खेला जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई? तो 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की जो खोज की गई है दोस्तों, वह दक्षिण में जो स्थित शहर देश है अफ्रीका का, बोत्सवाना, वहाँ पे है। बोत्सवाना जो है अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी जो है वह गैबोन है। तो गैबोन यहाँ की राजधानी है, और वहीं पे जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। अन्य जो देश है उनकी राजधानी भी देख लेते हैं दोस्तों। घाना की राजधानी अक्रा है, कीनिया की राजधानी नैरोबी है। दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों 3 राजधानियाँ हैं, और विश्व में मात्र एकमात्र ऐसा देश जिसकी 3 राजधानी है वह है दक्षिण अफ्रीका। केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूम फाउंटेन इस देश की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो पहले भी दक्षिणी सागर महासागर है उसे 5वां महासागर कहा जा रहा था, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी जो घोषणा की गई है दोस्तों, यह 8 जून को की गई है। 8 जून 2021 को जो है इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है कि दक्षिणी महासागर जो है वह 5वां महासागर होगा। 8 जून को ही क्यों किया गया? क्योंकि 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन यह घोषणा की गई थी कि आधिकारिक रूप से अब दक्षिणी महासागर 5वां महासागर के रूप में होगा। और इससे पहले 4 महासागर को आप जानते होंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक सागर। ये जो 4 महासागर थे, और 5वां महासागर बना है दक्षिणी महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महमूद जमाल, नाम याद रखिए, को हाल ही में कनाडा के जो ओंटारिया जो अदालत है वहाँ पे इनको सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद रखिए, कहाँ पे वो जज बने हैं? तो कनाडा में। कनाडा के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये भी याद रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो जो है वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री है। कनाडा की राजधानी जो है वह ओटावा है। अन्य देश की राजधानी आप जानते होंगे, अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है, रूस के मॉस्को है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है कि एम योगा ऐप कब लॉन्च किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 2015 से। इस वर्ष जो एम योगा ऐप जो लॉन्च किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया के जो अलग अलग देशों में योगा को सिखाया जा सके। तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में योगा को सिखाने के लिए यह एम योगा ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जो शुरुआत की है वह बिहार सरकार ने की है। इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को अपना स्वयं का उद्यम खड़ा करने के लिए, अपना स्वयं का एक उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, वो बिहार के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, और यहाँ पे जो राज्यपाल है उनका नाम है श्री फागू चौहान। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो है हाल ही में बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है, जो कि राजस्थान में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, और यह राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य होगा। इससे पहले 3 बाघ अभयारण्य ऑलरेडी थे। चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं?
तो उनका नाम है दोस्तों शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू करने वाली, अंतर्राष्ट्रीय मैच में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। तो शेफाली वर्मा जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी है वो सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैच में अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू किया है? तो हाल ही में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा योग के क्षेत्र में लोगों को घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए 1 वर्षीय योग विज्ञान को शुरू किया है। तो यह अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू की गई है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से मिलकर जो है एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए और इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा ऊर्जा सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया। किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है? तो यह कहाँ की है दोस्तों? तो जमैका की है। जमैका की महिला धावक स्प्रिंटर सैली, जिन्होंने डेस्टिनी ओलंपिक मीट में मात्र 10.63 सेकेंड में 100 मीटर दौड़कर दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है। और ये कहाँ की है? तो जमैका की है। जमैका आप जानते होंगे करेबियाई देश है जमैका, जिसकी राजधानी जो है वह किंगस्टन है। कई बार पूछ लिया जाता है जमैका की राजधानी कहाँ है, तो वह किंगस्टन है। कीनिया की राजधानी नैरोबी है। स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो लुब्जाना है। और जिबूती की राजधानी दोस्तों जिबूती ही है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्ता सेवाओं हेतु दिया गया? तो यह दिया गया कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उनकी गुणवत्ता सेवाओं को देखते हुए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मान है जिसका नाम है रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान, जो कि कोचीन, केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं वह सुदीप मिश्रा जी हैं। सुदीप मिश्रा के द्वारा यह लिखी गई किताब जो है वह दूती चंद पर आधारित है। दूती चंद कौन है दोस्तों? तो ये भारत की महिला धाविका हैं जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तथा या प्रति किलोवाट 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार द्वारा राज्य को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल युक्त बनाने के लिए, राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लॉन्च की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपये या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है और गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 भी लाई है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए गुजरात सरकार के द्वारा उठाया गया एक प्रमुख कदम है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी दी जा रही है। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक IACI को 2022 तक चालू करने की योजना है, जिसका नाम है, यह घोषणा की है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि 2022 तक INS विक्रांत, जो कि पहला स्वदेशी विमान वाहक है, उसे लॉन्च कर दिया जाएगा या चालू कर दिया जाएगा। तो नाम क्या है? INS विक्रांत। रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। गोवा में पिछले 3 साल में देखें तो दोस्तों एक भी जो रेबीज का केस नहीं आया, तो इसलिए इसे घोषित कर दिया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। गोवा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है प्रमोद सावंत। रेबीज के बारे में आप जानते होंगे कि रेबीज एक वायरस जनित रोग है, वायरस के द्वारा यह होता है और ये कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत जो की गई वह दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। जिन परिवार के व्यक्तियों का मृत्यु अगर कोविड के कारण हुआ है, तो उन परिवार को एक मुश्त में 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी और उन पर जो आश्रित व्यक्ति होंगे उन्हें प्रति माह जो है 2500 की राशि दी जाएगी इस योजना के तहत।
नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। नाम से यह स्पष्ट है कि कोविड-19 के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, जिसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 4 साल तक टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जब तक नेक्स्ट अगला ओलंपिक नहीं होता है। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान जी ने एक गीत गाया, जो कि भारत के लिए जो ओलंपिक थीम गीत था उसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। लक्ष्य तेरा सामने है गीत किस व्यक्ति ने गाया है? तो मोहित चौहान। हालांकि इसे उल्टा ज़्यादा पूछा जा सकता है कि लक्ष्य तेरा सामने है भारत के लिए ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक का थीम गीत है वो किस गायक के द्वारा गाया गया है? तो नाम याद रखिएगा, मोहित चौहान जी के द्वारा गाया गया है। टोक्यो ओलंपिक इस बार आयोजन किया गया था। अगला जो ओलंपिक होगा वह पेरिस में आयोजित किया जाएगा, उससे अगला जो होगा वो लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा, और उससे अगला जो होगा वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा घोषणा के अनुसार 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन IMER की मेज़बानी जो है किस देश द्वारा की जाएगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप भूलिएगा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 2022 में 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन होगा, जिसकी मेज़बानी जो है वह भारत द्वारा की जाएगी। इसे आप याद रखिएगा। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का 2018 में जो आयोजन है वह आबू धाबी में किया गया था, और इस वर्ष जो है 2022 में जो होगा वह भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया हाल ही में, किसके द्वारा दोस्तों? तो चैरिटी एंड गिविंग एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया गया, जिसके तहत दुनिया के 20 सबसे उदार देशों को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ इंडोनेशिया को। वहीं भारत का स्थान इस 20 देशों में 14वां रहा। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सेंझाऊ 12 क्या है? तो सेंझाऊ 12 क्या है दोस्तों? चीन का एक मानवयुक्त यान है, मानव अंतरिक्ष यान है, यानी मानवयुक्त एक मिशन है, जिसके तहत चीन 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन, जिसका नाम है तियागोंग स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। चीन का यह मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, जिनका नाम है सेंझाऊ 12, जिसे चीन अपने नए जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे भेजेगा। किस प्रक्षेपण यान से? तो लॉन्ग मार्च 2F की सहायता से इसे भेजा जाएगा 3 व्यक्तियों को। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों के दोनों कथन दोस्तों सत्य है, जिसके तहत पहला है कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ। दोनों के दोनों कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज को तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है? तो ये कुछ समय पहले की न्यूज़ थी दोस्तों कि भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। नाम है दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो नशा मुक्त भारत अभियान की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नशीली दवाओं और अवैध जो तस्करी के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उसमें इंटरव्यू अब नहीं होगा। तो इंटरव्यू अब नहीं होगा कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जो है वो जगनमोहन रेड्डी जी है, वहाँ पे मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश की राजधानी है वह अमरावती है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है जो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। पुस्तक टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पुस्तक का नाम है टर्न ए ब्लाइंड है, जो कि जेफरी आर्चर के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे माहौल बदल रहे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो अब शिक्षा के तरफ प्रति और उद्योग रोजगार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, उनका नाम है दोस्तों माविया सुदन। माविया सुदन जो है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी से संबंधित है और वो भारतीय में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। भारतीय जो एयरफोर्स है उनमें ये महिला पायलट बनी है। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला पत्रकार जिनका नाम है मेघा राजगोपालन, उन्हें ही पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2021 में जो है वह 22 श्रेणियों में दिया गया दोस्तों, उसमें से एक श्रेणी में भारतीय मूल की महिला पत्रकार को दिया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार मूल रूप से देखा जाए तो प्रश्नों में पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह पत्रकारिता से संबंधित है और 1917 में से दिया जा रहा है। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? तो आर.के. सभरवाल जो भारतीय है उनको मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। मंगोलिया जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों, और मंगोलिया की राजधानी जो है वह उलान बटर है। उलान बटर जो है मंगोलिया की राजधानी है। डॉक्टर आर.के. सभरवाल जो है वह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी हैं, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो गोल्डन वीज़ा पाने वाले भारतीय अभिनेता बने हैं संजय दत्त। और किस देश के द्वारा दिया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी नागरिकता जो पॉलिसी है उसमें बदलाव किया है और अन्य देशों के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन्हें गोल्डन वीज़ा देकर अपने देश में रहने 10 वर्ष के लिए रहने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। गोल्डन वीज़ा पाने वाले व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात में जाकर 10 साल तक रह सकते हैं। तो यह वीज़ा पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं संजय दत्त, दूसरे व्यक्ति बने हैं शाहरुख खान और तीसरे व्यक्ति बनी हैं सानिया मिर्ज़ा। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो बशर अल असद जो है सीरिया के चौथी बार लगातार जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। सीरिया की राजधानी आप जानते होंगे दमिश्क है, लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है, जॉर्डन की राजधानी जो है अमान है और इराक की राजधानी बगदाद है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया? तो भारत के पड़ोसी देश मालदीव में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। मालदीव के जो शहर अड्डू में यह खोला गया है। मालदीव की राजधानी आप जानते होंगे कि मालदीव की जो राजधानी है वह माले है। मालदीव की जो संसद है उसका नाम मजलिस है और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि मालदीव है। भारत और मालदीव की यदि संबंधों को देखें तो वर्तमान में बेहतर संबंध स्थापित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया, वे क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम से आप परिचित होंगे कि भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाने वाले एक मशहूर जो पर्यावरणविद थे उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो पर्यावरणविद से है। और किस आंदोलन से है, तो वो चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। चिपको आंदोलन क्या था दोस्तों कि जब पेड़ों को काटा जा रहा था उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में, तो वहाँ के जो लोगों को सुंदरलाल बहुगुणा जी ने प्रेरित किया अपने पर्यावरण के प्रति। तो लोग जब भी पेड़ को काटा जाता था तो पेड़ से लिपट जाते थे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था चिपको आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के चमोली जिले से। और इसके प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष
मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप इसे सुधार कर लीजिएगा। मोहनदास नहीं बल्कि मनोज दास है, इसे आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। टाइपिंग एरर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा हाल ही में उड़ीसा सरकार ने की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा घोषणा की गई कि अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यह दो राज्यों के बीच एक ऐसा समझौता है जो कि सूखा से लड़ने के लिए किया गया है। यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में किया जाने वाला समझौता है, जिसके तहत गर्मी के जो दिन होंगे उसमें महाराष्ट्र सरकार जो है वह कर्नाटक को एक क्षेत्र में पानी देगी, तो दूसरे क्षेत्र में कर्नाटक जो है वह भी महाराष्ट्र क्षेत्र को पानी देगा, जिससे कि दोनों राज्यों के जो सूखा की समस्या है उससे निपटा जा सकेगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है वासवराज बोम्मई। हाल ही में सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जब किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है तो वह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि सामिया सुलूहू हसन जो है वह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तंजानिया की राजधानी जो है वह डोडोमा है, कीनिया की राजधानी नैरोबी है, और रवांडा की राजधानी जो है वह किगाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है CNR राव। CNR राव जी को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब एनी अवार्ड क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। एनर्जी रिसर्च के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के रूप में समझा जाता है, तो इसे एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा के रिसर्च के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, और इस किसे दिया गया है? तो भारतीय CNR राव जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो ISSF द्वारा आयोजित विश्व कप में 25 मीटर जो कि जून 2021 में आयोजित किया गया था, उसमें राही सरनोबत ने जो है वह स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का जो थीम है वह है सतत विकास लक्ष्य 2। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों, यह आप याद रखिएगा पहले। दूसरा यह याद रखिएगा कि इस वर्ष जो इसका थीम है वो सतत विकास लक्ष्य 2 है। सतत विकास लक्ष्य आप जानते होंगे टोटल 17 है, उसमें दूसरा जो सतत विकास लक्ष्य है उसको इस वर्ष का थीम रखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्य 1 क्या है और सतत विकास लक्ष्य 2 क्या है? सतत विकास लक्ष्य 1 जो है वो नो पॉवर्टी है, यानी कि गरीबी से मुक्ति है, और सतत विकास लक्ष्य 2 है वह भूखमरी की समाप्ति है, जीरो हंगर। तो वह सतत विकास लक्ष्य 2 है इसका थीम। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बीच में हटा दीजिएगा। PIB के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर जी को PIB के प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, CBI के विशेष निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? CBI के विशेष निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को। प्रवीण सिन्हा जी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। CBI के बारे में बता दूं दोस्तों कि CBI क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी संथानम समिति की अनुशंसा पर, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है कि ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का जो आयोजन है वह UAE और ओमान दोनों जगह किया जाएगा। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि यह कहाँ आयोजित किया जाएगा, UAE और ओमान में अक्टूबर-नवंबर के दौरान आयोजित किया जाएगा। होने वाला यह भारत में था दोस्तों, लेकिन BCCI ने घोषणा की है कि भारत में कोविड के कारण अब यह नहीं आयोजित किया जाएगा, इसे UAE और ओमान में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ 16 जो प्रैक्टिस सेट की यह श्रृंखला थी दोस्तों आज समाप्त होती है। मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ और नए सेट जो किसी विशेष सीरीज़ के साथ। एडुटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।